तो यार हमारी इस जानलेवा एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर निकोला टेस्ला अपनी टेस्ला पार्टिकल को चार्ज करते हुए टेलीपोर्टेशन के थ्रू एक जानलेवा वार बेल्ज़ीबब के ऊपर बरसाने में कामयाब होता है, जिससे बेल्ज़ीबब अच्छी खासी डैमेज भी लेता है। जहां पर हमें लग रहा था कि शायद से अब पूरी सिचुएशन निकोला टेस्ला के हाथ में है, वहीं पर बेल्ज़ीबब एक ही लम्हे में सिचुएशन को पलट देता है। वो कहता है कि तुम्हारे सिर्फ एक ही वार से मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे इस हमले की 3 लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन, तुम्हें टेलीपोर्ट होने से पहले इस वार को चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो तुम अभी इसी लम्हे में इसी टेक्निक का दोबारा से सहारा लेते और मुझे अभी ही फिनिश कर देते जब मैं अपने घुटनों पे बैठा हुआ हूँ। तुम्हारी इस वार की दूसरी लिमिट, तुम अपनी पसंद की जगह पे टेलीपोर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि टेलीपोर्टेशन के इस्तेमाल करने से पहले मैंने तुम्हारे पैटर्न में एक चीज को नोटिस किया। तुम्हारे वो कूल टेस्ला स्टेप, जब तुम हवा में तैर रहे थे तो मैंने नोटिस किया तुमको ज्यादा ही अनयूजुअल तरीके से इधर उधर मंडला रहे हो, पर असल में वो मेरी कंफ्यूजन के लिए नहीं था। तुम इसके कारण मुझे एक जगह पर कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही जगह जहाँ पर तुम टेलीपोर्ट करके जा सकते हो। ये चीज देखकर यहाँ तक ओदन और लोकी भी उस निकोला टेस्ला के तेज दिमाग से इम्प्रेस होते हैं। जाहिर सी बात है, वो इतना महान साइंटिस्ट है, स्ट्रेटजी तो वो बनाएगा ही। फिर फाइनली उसकी लास्ट लिमिट, वो कितनी बार टेलीपोर्ट हो सकता है, ये बेल्ज़ीबब के कहने की देर होती हम देख पाते हैं। उसके हाथ में एक टेस्ला कॉइल टूट जाती है, जो देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। निकोला टेस्ला तो समझदार था ही, बेल्ज़ीबब तो उससे भी आगे निकला। उसने सब चंद लम्हों में अपने अपोनेंट को एक किताब की तरह रीड कर लिया। निकोला टेस्ला उसकी दाद देते हुए यहाँ तक ये भी रिवील करता है कि एक और चीज, ये गेमेट्रिया जोन के बाद ये वार काम नहीं करता। इस वार के इस्तेमाल करने से पहले मुझे सुपर टेस्ला की कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करना पड़ता है। तो दोस्तों, शायद से अब आप लोगों को समझ में आ रहा था कि निकोला टेस्ला जो इतने ज्यादा अनयूजुअल वार्स को बरसाता था, जिनकी जरूरत भी नहीं होती थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता था ताकि वो आसपास टेस्ला पार्टिकल्स को चार्ज कर पाए। वो जितने वार बरसाएगा उतनी ही कोई गर्म होगी और चार्ज होगी। इसी वजह से वो चारों ओर गेमेट्रिया जोन की दीवारों से कज देता है, ताकि जो पार्टिकल्स अंदर है वो अंदर ही रहे, जो कि एक आम आंख से नहीं देखे जा सकते। कि आखिरकार निकोला टेस्ला अपनी कॉइल्स को उन्हीं पार्टिकल्स के थ्रू चार्ज करता है। ना कि सब इतना, बल्कि हैरानगी की तो बात ये होती है, निकोला टेस्ला उसे अपनी वीकनेस भी बता देता है कि मुझे 60 सेकंड लगते हैं अगली बार इस वार को इस्तेमाल करने के लिए। मैं जब भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करूंगा तो हर बारी पर मेरी एक टेस्ला कॉइल इस्तेमाल होती है और आखिर में वो बेकार हो जाती है। इसका मतलब कि अब वो मजीद इसका 2 बारी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास 2 ही कॉइल बची है। बुनिल्डा बताती है अगर उसने 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल किया तो सिस्टर गोंडल की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी। ना कि सब इतना, बल्कि निकोला टेस्ला का वजूद भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। बेल्ज़ीबब उसकी दाद देते हुए कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुमने यहाँ तक मुझे अपनी सारी की सारी वीकनेस बता दी। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हें अपनी काबिलियत पे पूरा पूरा यकीन है कि इस बैटल को सिर्फ और सिर्फ तुम ही जीतोगे? निकोला टेस्ला आगे अपनी बात को दोहराते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि नॉलेज को एक बंदे को कभी भी अपने साथ कब्र में लेके नहीं जाना चाहिए। तुम नॉलेज को जितना लोगों को दे सकते हो उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, वो यहाँ पर एक तरह से उसे केमिस्ट्री और साइंस पढ़ा रहा था, जबकि ये उसकी वीकनेस थी। उसने तब भी उसे ये नॉलेज दिया क्योंकि वो चाहता है कि सबके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसका मानना होता है इसी नॉलेज के तो तहत इंसानियत इतनी ज्यादा आगे बढ़ पाई है। तो वो चाहता है ये नॉलेज ना कि सब हर इंसानियत के पास हो, बल्कि गॉड्स के पास भी होना चाहिए। ये देखकर बेल्ज़ीबब मुस्कुराते हुए कहता है तुम मुझे पसंद आए। हालांकि ये तुम्हारी बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन फिर भी तुमने एक टीचर होने के नाते ये नॉलेज मुझे देना चाहा। कि अचानक से बेल्ज़ीबब के मुंह से बढ़ बढ़ के खून बहने लगता है। बेल्ज़ीबब के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा डैमेज ले चुका होता है जितना कि हमने सोचा था। बेल्ज़ीबब दर्द से तड़पते हुए अपने दिली दिल में कहता
ये दर्द काफी सालों से मैंने नहीं झेला। आखिरी बार ये दर्द मुझे सिर्फ और सिर्फ हेडीज नहीं दिया था। ये उसके कहने की देर होती है। कहानी हेलहाइम की गहराइयों के अंदर समा जाती है, जहाँ पर एक शख्स सारे के सारे हेलहाइम के खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारते मारते हेडीज तक जा पहुँचता है। हेडीज उसकी दाद देते हुए कहता है, तुमने मेरे खिलाफ कदम जमाए और यहाँ तक तुम मेरे सीक्रेट चैम्बर में भी पहुंच गए, जहाँ पर मेरा ठिकाना है। तो बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसका टाइटल और उसके नाम से पुकारता है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाई बेल्ज़ेबub। हाँ दोस्तों, वो शख्स वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबub होता है, जो कि इस वक्त इंतहाई ज्यादा खोखला हो चुका होता है, अंदर से डैमेज ले चुका होता है। वो कहता, तुम हो हेडीज, मैं यहाँ पर अपनी उम्मीदों से जा पहुंचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ लड़ो। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करता है। हेडीज जिसके चेहरे पर जरा भी ना डर होता है और ना ही कोई सवाल होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ ये कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। एक अजीब सा गॉड जो कि हेवन की ऊंचाइयों से हेलहाइम की गहराइयों के अंदर समा गया है। एक पागल गॉड जिसको लोग यहाँ तक डीमन पुकारते हैं। वो इतना ज्यादा खिसक गया है कि उसने हेलहाइम के एक से एक खतरनाक मॉन्स्टर को, दरिंदे को गिरा डाला। कहा जाता है कि वो किंग से मिलना चाहता है। हाँ दोस्तों, वो किंग कोई और नहीं बल्कि हेडीज ही है। बेल्ज़ेबub अपनी वाइब्रेशन से उबरने लगता है, पर हेडीज उससे एक सवाल पूछता, एक बात तो बताओ, यहाँ पर पहुँचने से पहले आखिर तुमने कितने दानवों को मार गिराया, कितने दरिंदों का सामना किया। ऐसा करते करते अपने आप को मौत के करीब पाया, पर तुम्हारी ये मिजाल कि ऐसी सिचुएशन में भी तुमने अपने हाथों को मेरे खिलाफ उठाया। क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? इसका मतलब है तुम बेसिकली चाह रहे हो कि मैं तुम्हें मार गिरा। बेल्ज़ेबub अपने मुंह को खोलते हुए कहता, हाँ मैं यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे मार गिरा। हेडीज आगे कहता, हाँ ये अजीब रिक्वेस्ट है। ये बोलते हुए वो अपनी स्पीयर को उठा के कहता है, जो भी बहरहाल मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी मेहनत यूं बेकार ना जाए तो इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो, और अगर हाइप बटन दिख रहा है तो वो भी दबा दो। मैंने अपना पर्सनल इंस्टा उस्मान रैंक्स और साथ ही साथ इस एनिमे चैनल का इंस्टा नीचे कमेंट में दिया होगा, तुम लोग जाकर वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और बदले में मैं वादा करता हूँ, जैसे कि अभी तक आप लोग इसे करते हुए आए, इसी वजह से मैं वीडियोस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं वादा करता हूँ अगर इस बार भी किया तो मैं जल्दी ही वीडियो ले आऊंगा। तो चलो अपनी कहानी की ओर वापस आते हैं। वो बैटल जो कि नर की गिराइयों में शुरू हुआ, उनकी ब्लेडों की आवाज यहाँ तक हेवन की ऊंचाइयों में समाने लगी थी। बेल्ज़ेबub पूरे तरीके से हेडीज पर बाड़ी पड़ने की कोशिश करता है। वो वार करता, हेडीज ब्लॉक करता, वो अपनी वाइब्रेशन को बरसाता, हेडीज उसे वहीं पर खत्म कर देता। किसी समय हेडीज अपने एक मामूली वार के दम पर बेल्ज़ेबub को अपने से दूर करता है, जिसके बाद बेल्ज़ेबub यहाँ पे बढ़ बढ़ के सांसें लेने लगता है। हालांकि बेल्ज़ेबub जब दोबारा से उसके खिलाफ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, हम हेडीज के चेहरे पर एक डिमोनिक लुक देख पाते हैं, जो कि बढ़ बढ़ के इस बात की गवाही दे रहा होता है कि अपने कदमों को पीछे कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मार खाते हुए ही पाता है। इस सब के बाद हेडीज जब उसकी बस जान को नोचने ही लगता है, बेल्ज़ेबub आगे कहता, हेलहाइम के मालिक, मैंने तुमसे यही उम्मीद रखी थी। तुम बेहतर हो, नहीं तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर फाइनली अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। हेडीज आगे बोलता, तुम क्यों इतनी बेदर्दी से मरना चाहते हो? तो बेल्ज़ेबub यहाँ पर शब्दों से समझाने के बजाय सोचता है कि क्यों ना इसे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। इसी के साथ बेल्ज़ेबub अपनी जान जैसे लेने की कोशिश करता है कि अचानक से उसके सीने में टैटू उसे वहीं पर रोक देता है। इसके बाद वो अंदर से दर्द से तड़पते हुए कहता है, ये है मेरी सच्चाई, इसे तुम अपनी निगाहों से देख लो। मैं बस मरना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे कभी भी मरने नहीं देता। मैं हेलहाइम में आया इस उम्मीद से कि कोई दरिंदा मुझे मार डालेगा। मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ, लेकिन इस टैटू की वजह से मेरा जिस्म खुद ही सेल्फ डिफेंस करने लगता है। मैं मारता क्या कि आखिर में मैंने अपने वजूद को ही वहाँ पर पाया। ये सिर्फ
मुझे तकलीफ देता है, ये सिर्फ मुझे दर्द देता है। मैं अंदर से इतना खोखला हो चुका हूँ, इसके बावजूद भी मुझ पर मौत नहीं आती। ये बहन की लिलित की गलती है। मैंने उसे मार डाला तो उसने मुझे जिंदगी दे दी। उसने मुझे कर्ज किया। उसने कहा कि तुम कभी भी नहीं मर पाओगे। मैं तड़पा, मैं फिर भी जिया, मैं कटा, मैं फिर भी आगे बढ़ा। उसने मुझे कहा कि तुम इसी तरह जीते जाओगे और कभी भी मौत को नहीं पाओगे। हेडिस, हेलहाइम के मालिक, हेलहाइम के वजेता, मैं तुम्हें मिन्नत करता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मेरे सर को काट डालो, वरना ये दर्द कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। हेडिस उतना ही कामली उसका जवाब देता है, तो क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार गिराऊंगा? तो तुम गलत हो। वैसे तो मुझे लिलित और तुम्हारे बीच में ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन ये देखकर मैं भी समझ गया जिसे तुम कर्ज कह रहे हो वो असल में एक ब्लेसिंग है, वो एक दुआ है। लिलित ने तुम्हारे लिए दुआ की थी, लिलित ने तुम्हें अपनी ब्लेसिंग दी थी, अपनी जिंदगी दी थी कि तुम खुद की जान लेने के बजाय आगे अपनी लाइफ को जीने के लिए कंटिन्यू करो और इसको ही परस्यू करो। हेडिस के अंदाजे हमेशा ज्यादातर सच ही होते हैं, वो इसे क्लियर कर देता है ये कर्ज नहीं है बल्कि ब्लेसिंग है। तो मुझे एक बात का जवाब दो, तुम आखिर उसकी दुआ को क्यों नहीं पूरा होता हुआ देखना चाहते? तुम उसकी आखिरी ख्वाहिश को क्यों नहीं पूरा करना चाहते? देखो, मेरा इस सब में कोई काम तो नहीं है, लेकिन एक बार जरूर सोचो। तब कहीं जाकर बेल्ज़ेबूब को वो पल याद आता है कि हाँ यार, मरते दम लिलित ने उससे कहा कि वो उससे प्यार करती है और ये उसकी आखिरी ब्लेसिंग है उसके लिए। आकर बेल्ज़ेबूब ने कैसे बुला डाला कि वो लोग उससे कितना प्यार करते थे। हेडिस आगे कहने लगता है, इसके बावजूद भी अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर मौत दूंगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं, ये मेरे नियमों के खिलाफ है। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें मौत दूं तो अगली बार मेरे पास ठीक होकर आना, जब तुम्हारे जिस्म पर कोई जख्म नहीं होंगे तब तुम मेरे खिलाफ लड़ना और मैं तुम्हें अपने हाथों से मार गिराऊंगा। ये हेलहाइम के मालिक का तुमसे वादा है। हेडिस के यहाँ से चले जाने के बाद बेल्ज़ेबूब कहने लगता, तो ये एक दवा है, पर मैं ऐसी सिचुएशन में क्या ही करूं? मैं कैसे आगे बढ़ूं जब मेरे पास तुम लोग ही नहीं हो? मुझे जवाब दो लिलित, मैं क्या करूं? अज़ाज़िल, सामियल, लूसीफर, मैं कैसे आगे बढ़ूं? प्लीज, मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ, मुझे बस एक बार कह दो कि मैं क्या करूं। इसके कुछ समय के बाद बेल्ज़ेबूब दोबारा से उसके निचले चैम्बर में जाता है, जहाँ पर हेडिस चेस को खेलते दौरान कहने लगता है, तो तुम फाइनली आ ही गए जहाँ पर मैं तुम्हें अपने हाथों से मौत दे सकूं। बेल्ज़ेबूब कहता, मैं यहाँ पर मरने नहीं आया। हेडिस आगे पूछता, तो इसका मतलब अब तुम जीना शुरू कर दोगे? बेल्ज़ेबूब इसके जवाब में भी ना ही कहता है। इसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करने लगता, मुझे गलत मत समझो, मैं अभी भी मरना चाहता हूँ और यही मेरी सजा होनी चाहिए है, पर मुझे पता है कि तुम मुझे काफी ऑनर के साथ मारोगे, मुझे तकलीफ नहीं दोगे ज्यादा, क्योंकि यही तो तुम्हें एक पावरफुल गॉड बनाती है। काफी देर सोचने के बाद मैंने ये फैसला तय किया कि मैं इसी तरह जीऊंगा और रोज इसी तरह मरूंगा। मैं ना ही जीऊंगा और ना ही मरूंगा। क्या आखिरकार ये दर्द एक दिन खुद ही मेरे को खोखला करके मुझे मार गिराएगा। मैं अपने दर्द के दरिया में इसी तरह तड़पता रहूंगा। हाँ दोस्तों, वो कह रहा है कि मैं इतना तड़पूंगा कि एक रोज ऐसा जरूर आएगा कि ये दर्द मुझे मार गिराएगा। हेडिस ये सुनकर अपना सर पकड़ के मुस्कुराने लगता है। ठीक है, फिर मैं भी इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में तड़पो और कभी भी ना मरो। ये कहते हुए वो उसे स्टाफ ऑफ अपोमियस देता है, उसे एक्सप्लेन करता है, ये तुम्हारी ताकत को इतना बढ़ा देगा कि मौत तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगी। मैं इस उम्मीद से हूँ कि एक दिन तुम ये नेचुरल ट्रेजर मुझे वापस करोगे। इसके कारण तुम्हें मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी जहाँ तक तुम्हारा अपना दर्द ही तुम्हारे दम को ना तोड़ दे। मैं इस बात का गवाह बनूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में तड़पते रहो। बेल्ज़ेबूब सवाल पूछता, मेरे लिए तुम इतना टाइम क्यों ही बर्बाद करोगे? हेडिस आगे कहने लगता है, तुम्हें पता है यहाँ पर अकेला रह के मुझे अपने भाइयों की यादें सताती है, जिसमें वो लोग एक दूसरे को मारते थे और फजूल में लड़ते थे। उन्हें ठीक करने में काफी मजा आता था और जब मैं उन्हें मिस कर रही था तो तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह कंफ्यूज चेहरा लेकर मेरे पास आ गए, जिसके साथ डील करने का
अपना ही मजा है। जाते जाते बेल्ज़ेबूब बोलता है, तुम इतना शरीफ बनने का, मासूम बनने का नाटक मत करो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक मामूली सी सिचुएशन को भी पहले से भी ज्यादा घटिया और बेकार बना देते हो। हाँ दोस्तों, उसे मजा आता है लोगों के साथ छेड़छाड़ी करने में। हेडिस आगे बोलता, कौन मैं? ना, ये झूठ है, पर असल में ये सच होता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और यही सोचकर बेल्ज़ेबूब को गुस्सा आने लगता है, जैसे कि उसने सोचा था उसने बेल्ज़ेबूब के दिमाग के साथ छेड़छाड़ी की है। इसे याद करके बेल्ज़ेबूब को सब गुस्सा आने लगता है हेडिस पर। ये कहते हुए वो अपने दिली दिल में कहता, हेडिस, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी पेनफुल पर्सनैलिटी की वजह से। देखो, मैं आज और तड़प रहा हूँ, इस दर्द ने मुझे कुछ और बना दिया है। उतने में निकोला टेस्ला का वार्ड जैसे उसे लगने लगता है, वो अपनी वाइब्रेशन के दम पर उसे रोक देता है। यही अपने दिली दिल में कहते हुए, इस दर्द ने मुझे एक अलग दरिंदा बना दिया। वो दर्द जो कि मेरी सोच से ज्यादा बढ़कर है, वो दर्द जिसमें मैं रोजाना डूबता हूँ पर कभी भी मौत नहीं आती, वो दर्द जो कि मुझे हर बारी पर खोखला करता है पर मेरी जान लेने में नाकाम रहता है। वो बढ़ता गया कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ गया। उसने मुझे कुछ और बना दिया। देखो, इस सीने के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। ये बोलते हुए वो अपने स्टाफ को बंद कर देता है, ये कहते हुए कि पास में मैं सिर्फ मरना चाहता था, सिर्फ मौत को ही पाना चाहता था। इसी के साथ उसे वो पल याद आने लगता है कि हेडिस की मौत ने उससे कितना असर किया। हेडिस ने उसे वादा किया था कि वो आखिर तक सिर्फ और सिर्फ उसे दर्द से तड़पता हुआ ही देखेगा, पर देखो तो सही, हेडिस ही गायब हो गया, हेडिस ही मारा गया। हेडिस के खून को यूं बहता हुआ देखकर वो पल उसे खूबसूरत लगा, लेकिन वो पल भी नाकाफी था। वो दर्द उस लम्हे में इतना बढ़ गया कि वो लोगों को भी यही दर्द देना चाहता है। वो इंसानियत का खात्मा करना चाहता है। इसी के साथ वो स्कल ऑफ एपोमियस की पावर को एक्टिवेट कर देता है। वो डार्कनेस जो कि हर चीज को धीरे धीरे अपनी लपेट में लेती चली जा रही होती है, जो कि हर चीज को निगलने का दम रखती है। आदम जूस से पूछता है, ओए ओए, ये पागल कहीं सटिया तो नहीं गया, ये हमें भी मार गिराएगा। ये टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक है कि हेडिस ने हेलहाइम के अंदर इसको बैन कर दिया था। निकोला टेस्ला इससे पहले उस पर चार्ज करता है, पर उसका पंच उसके किसी काम का नहीं आता। वो इसी तरह उस डेमोनिक स्कल ऑफ एपोमियस को चार्ज करता चला जाता है। दोस्तों, हम सबको पता है बेल्ज़ेबूब का एक फेस बाल है और दूसरा फेस ज़िबब है, और जब दोनों मिलते हैं तो तबाही मचती है। हाँ दोस्तों, वो अपने एक हाथ से डिफेंस करता है और अपने राइट हैंड से ऑफेंस करता है, पर जब वो दोनों को मिला दे तो सिर्फ तबाही मचती है। उसके स्कल से इतनी भयंकर आवाज हर जगह फैलने लगती है कि सबको अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता है, जिसको देखकर यहाँ तक निकोला टेस्ला भी कहता है, बाप रे, मैं तो गया। ये टेक्निक जानी जाती है जो कि यहाँ तक डिवाइन लैंड को भी निकलने का दम रखती है। जूस की फट जाती है। जूस चिल्लाते हुए कहता है कि इस टेक्निक का इस्तेमाल मत करना, पर बेल्ज़ेबूब का दिमाग घूम चुका था। वो कहता भी है, तबाही सबको ले डूबो। इसी के साथ हम एक प्योर डार्कनेस को देख पाते हैं। वो डार्कनेस जो कि हेलहाइम की ऊंचाइयों को छूने लगता है। देखते एक बहुत बड़ी तबाही सभी को अपनी लपेट में ले लेती है। दोस्तों, इनकी किस्मत अच्छी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला को ही टारगेट कर होता है। हम एक बहुत बड़े तबाही को देख पाते हैं। अब इसी तरह दूर मिट्टी जैसे जैसे करके क्लियर होने लगती है, धूल मिट्टी में वो यहाँ पर बहते हुए खून को देख पाते हैं, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। पर इसके बावजूद भी हम निकोला टेस्ला को वहाँ पर डटे हुए देख पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आखिरी सांसों के साथ। उसमें अभी भी दम तो होता है। उसका कवच पूरे तरीके से क्रैक से बड़ा होता है। उसकी वल्केरी भी यहाँ तक दर्द से तड़प रही होती है। यहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ, पर जरूरी सवाल तो यह है कि ये अभी भी जिंदा है। ये लगभग नामुमकिन है,
तो अभी हम इस चीज को भी लेकर एक्सप्लेन करेंगे। जूस भी यहाँ पर इसी बात को लेकर कहता भी है। मैंने वैसे इस टेक्निक को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन एक बार हेडिस ने मुझे बताया था। जब वो अपनी लेफ्ट और राइट हैंड की वाइब्रेशन को इस्तेमाल करता है एक साथ, तो इससे कियास जन्म लेती है। इस बार तो उसने निकोला टेस्ला को टारगेट किया था, लेकिन हल में इसने इससे पानी की तरह बहने दिया, जो देखकर हेडिस की भी रोंगटे खड़े हो गए थे और उसने इस टेक्निक को बैन कर दिया था। उधर ही हम बेल्ज़ेबुब को भी देख पाते हैं, जो कि अपने इसी टेक्निक के दर्द से तड़प रहा होता है। तो दोस्तों, फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर बेल्ज़ेबुब अपने कियास के वार को निकोला टेस्ला के ऊपर बरसाने के बावजूद भी उससे वो अभी भी सांसें लेता हुआ पाता है, जिसे देखकर यहाँ तक बेल्ज़ेबुब भी हैरान होने लगता है। हमें पता चलता है निकोला टेस्ला ने इस डार्कनेस के स्पेयर को झेलने के लिए अपनी एक टेस्ला कॉइल को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। जैसे कि हमें पता है कि एक ही टेस्ला कॉइल में इतनी बड़ी ताकत होती है, जिसके दम पर उसका पूरा सूट चल रहा है। हालांकि टेस्ला कॉइल को सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी वो अभी भी अपने घुटनों पर होता है। बेल्ज़ेबुब फाइनली कह देता है कि तुम एकदम टक्कर के दुश्मन हो, पर अब इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तुम्हारा अंत है। जहाँ पर लोगों को भी यही मानना होता है, लेकिन निकोला टेस्ला के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कुराहट होती है और वो कहता है ना ही ये मेरा अंत है और ना ही ये इंसानियत का अंत है। इसके चलते हमें निकोला टेस्ला का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर वो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के छोटे से गांव में बसता होता है। उस वक्त निकोला टेस्ला 5 साल का होता है। वो खाने को छोड़कर फौरन से अपने बाइक के हिडन हेडक्वार्टर में जाता है। उधर पहुंच के वो दरवाजे को नॉक करता है। दरवाजे के पीछे से आवाज आती है कि गॉड के फेवरेट नंबर कौन से है। निकोला टेस्ला रिप्लाई में बोलता 3, 6 और 9। इसके चलते ही उसका भाई उसके लिए फौरन से दरवाजे को खोल देता है। हमें पता चलता है निकोला टेस्ला का बड़ा भाई डेन एक गजब किस्म का ब्रिलियंट यंग इन्वेंटर है। वो छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाता होता है, जिस पर यहाँ तक पूरा का पूरा टाउन रिलाई करता है। यहीं पर वो टाउन के एक ओल्ड मैन एल के कहने पर विंडमिल को बना रहा होता है। वो अपने छोटे भाई के पूछने पर डेन उससे बताता है ये कोई नॉर्मल विंडमिल नहीं है, बल्कि ये एक आम विंडमिल से 2 से 3 गुना ज्यादा पावरफुल है। पर इस बार जो इसकी इन्वेंशन होती है वो इसकी तालीम से कई गुना ज्यादा बढ़कर होती है, जिस वजह से उसे चिंता होती है कहीं वो फेल ना हो जाए। निकोला टेस्ला उससे पूछता है अगर तुम्हें यकीन नहीं था कि ये काम करेगा तो तुम इस एक्सपेरिमेंट पर क्यों काम कर रहे हो। डेन रिप्लाई में बोलता उसका मजा ही अलग होता है जब मैं लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के कारण खुश देखता हूँ। मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी इन्वेंशन जो कि लोगों के काम आती है, उनको मुस्कुराता हुआ देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। तो इसी बात को लेकर उसका छोटा भाई कहता है अगर ये बात है तो तुम्हें फेलियर पर भी नहीं बचताना चाहिए, क्योंकि फेलियर ही तो इंसानियत को आगे बढ़ने में मदद करता है। ये कहते हुए वो अपनी सिस्टर की मिसाल भी देता है, जैसे कि वो शुरू में उसकी रेसिपी काफी ज्यादा घटिया थी, पर उसने हार नहीं माने और वो इसी तरह अपनी रेसिपी पे काम करती गई और आज वो पूरे घर की फेवरेट है। निकोला टेस्ला की 5 साल की उम्र में ही उसकी ज़हनियत को देखकर, उसकी अक्लमंदी को देखकर उसका बड़ा भाई उससे इम्प्रेस होता है। वो कहता भी है कि तुम बड़े होकर एक गजब किस्म के पर्सन बनोगे। सब कुछ मस्त चल रहा था कि एक रोज एक तूफानी रात उन सब के सरों पर टूट आए। उस रात में उनके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो डेन को अपनी विंडमिल की चिंता थी। वो जब उसे देखने गया तो वो काफी वक्त से घर वापस नहीं आया। अपने बड़े भाई की फिक्र करते हुए निकोला टेस्ला भी उस काली अंधेरी रात में, तूफान से बड़ी हुई रात में अपने भाई को ढूंढने निकलता है। जब वो विंडमिल के किनारे पे पहुंचता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को मरा हुआ पाता है लाइटनिंग के कारण। उसके भाई के मर जाने के बाद विंडमिल प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो पाया। पूरा टाउन उसके लिए काफी ज्यादा दर्द में होता है। यहाँ तक वो ओल्ड मैन एल भी अपने आप को कसूरवार ठहराने लगता है कि अगर मैंने सिर्फ उसे वो विंडमिल बनाने का ना कहा होता तो शायद से वो आज जिंदा होता। पर वो उसके दिल को दिलासा देते हुए कहता है मिस्टर एल, ये आपकी गलती नहीं है, हमें उसके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए क्योंकि मेरा भाई अभी भी जिंदा है, वो मेरे अंदर जिंदा है। निकोला टेस्ला जो कि रूप बरूप बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह ही दिखता होता है, उसके काइंड वर्ड्स पूरे के पूरे विलेजर्स के दिल पर छू जाते हैं।
सिर्फ 5 साल की उम्र में उसके शब्दों में इतना दम होता है कि वो एक बार फिर से लोगों के दिलों को सुकून दे देता है। इसके बाद से निकोला टेस्ला ने अपने बाइक की इन्वेंशन को वहीं से कंटिन्यू किया जहां पर उसके भाई ने छोड़ा था। उसने चाय भले ही कुछ समय के बाद विंडमिल को बना तो दिया था, लेकिन वो विंडमिल नहीं चल रही थी, जिसे देखकर टाउन के लोग थोड़ा मायूस हो गए और अब धीरे धीरे करके विलेजर्स उसके बड़े भाई जीनियस को बुलाने लगते हैं। निकोला टेस्ला ये सब कुछ देखकर अंदर से टूट जाता है। वो अपने आप को अपने ही बाइक के हेडक्वार्टर में बंद कर देता है, जिससे वो गमेट्रिया जोन बुलाया करता था। उससे पता होता है कि अगर वो नहीं चाहता कि उसकी बाइक की लेगेसी यहाँ पर खत्म हो, तो उससे कुछ तो करना ही होगा। इसके 6 सालों के बाद फाइनली निकोला टेस्ला उस विंडमिल को बनाने में कामयाब होता है। उसके फ्लॉस वगैरह को वो ठीक कर देता है, जहाँ पर उसने अपने बाइक की बेस थ्योरी को यूज किया होता है और उसके फ्लॉस को जड़ से खत्म कर दिया होता है। एक बार फिर से सारे के सारे विलेजर्स को उसके बड़े भाई की यादें ताजा होने लगती है। उस रोज निकोला टेस्ला अपने ऊपर फख्र महसूस करता है। वो अपने भाई की सोल को महसूस कर पाता है। तब और फिर तभी वो एक बार फिर से अपनी गोल्डन लाइंस को दोहराते हुए कहता है, जैसे कि मैंने कहा, मेरा भाई मुझ में ही जीता है, मेरा भाई हम में जीता है। जब तक मैं अपनी साइंस पर काम करता रहूंगा और उसका नॉलेज आगे बढ़ाता रहूंगा, जब तक उसके नॉलेज से दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, मेरा भाई हम सबके दिलों के अंदर जिएगा। चाहे लोग उसके नाम को बुला दे, उसके चेहरे को बुला दे, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमेशा इंसानियत में दिखा करेगी। अपने बड़े भाई से इंस्पायर होके निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी सिर्फ और सिर्फ साइंस पर काम करने के लिए। निकोला टेस्ला ने अपनी जिंदगी में भी साइंस को आगे बढ़ाया और यहाँ तक अब बढ़ने के बाद भी साइंस को प्रमोट कर रहा है। उसका मानना होता है साइंस ही इंसानियत को एक साथ जोड़ के रख रहा है। तो इसी तरह वो जैसे जैसे अपने कदमों पे खड़ा होने लगता है, अपने कदमों को जमाने लगता है, सारे साइंटिस्ट और सारी इंसानियत अब उसके लिए आंसुओं को बढ़ा रही होती है। वहीं पर सारी ऑडियंस के बीच में हम उसके बड़े भाई डैन को भी देख पाते हैं, जो कि चिल्लाते हुए कहता है, निकोला छोटे भाई आगे बढ़ते रहो। अपने भाई की आवाज को सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप ही तो मुझे ताकत दे रहे हो, आप ही तो मेरे वॉरियर हो। वो अपना फाइटिंग स्टैंस लेता है और उसके सारे फैन जोर जोर से उसके नाम को पुकारने लगते हैं। वो अपनी वल्गैरी से भी पूछता है, क्या तुम इस काबिल हो कि तुम मेरे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ पाओ। गोल्डन बताती है, जब तक तुम्हारी साइंस आगे बढ़ रही है, मैं उसे पावर देती रहूंगी। तो हाँ यार, एक बार फिर से निकोला टेस्ला अपने इसी कूल स्टेप से आगे बढ़ने लगता है। वो उस पर पंच मारता, बेल्ज़ेबub चाय भले ही उसके पंच को रोक लेता है, लेकिन वो उसके इम्पैक्ट से पीछे धकेला जाता। इसके बाद निकोला टेस्ला अपनी कूल स्पीड से उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है। निकोला टेस्ला फौरन से उसके ब्लाइंड स्पॉट से उसका सर उड़ाने की कोशिश करता है। बेल्ज़ेबub एनी मौके पर नीचे होकर अपने वार्ड को आजमाता है, तो मजबूर है टेस्ला को पीछे हटना पड़ता। आदमस को गुस्सा आने लगता है कि वो फिर से अपने कियास वार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। जूस एक्सप्लेन करता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने इसे जब इस्तेमाल किया, उसने अपने शरीर को भी दांव पे लगा दिया, जिस वजह से उसका शरीर पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर उसने उस वार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उसका अपना जिस्म ही नष्ट हो जाएगा और उसका नामो निशान भी मिट जाएगा। एरिस को यहाँ पर चिंता होती है कि निकोला टेस्ला कहीं दोबारा से अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल ना कर ले। हर्मीज बताता है कि नहीं, जब पिछली बार उसने इस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था, तब बेल्ज़ेबub ने अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था, और अब बेल्ज़ेबub पूरे तरीके से अपने होशो आवाज में वो ऐसे सरप्राइज अटैक में दोबारा कभी भी नहीं फंसेगा। ये बात निकोला टेस्ला को अच्छे से मालूम है, तो इसी वजह से वो अपनी कोयल को वेस्ट नहीं कर सकता। ये देखकर एरिस की जान में जान आती है। वो कहने लगता है कि अगर वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, बस वक्त की बात है कि जब बेल्ज़ेबub उसकी गर्दन को उड़ा देगा। हर्मीज बताता कि ये काफी नहीं है, जब तक उसकी एक कोयल भी बाकी है, कोई भी इस बैटल को जीत सकता है। हर्मीज को पता होता है कि उसकी एक कोयल के अंदर कितनी बड़ी ताकत छुपी पड़ी है, कि उसी के दम पर उसने कियास को भी सरवाइव किया था। इसके बाद बेल्ज़ेबub अपने स्टाफ के दम पर टेस्ला को जैसे ही पीछे धकेलता है, टेस्ला पीछे जाने का नाम ही ना लेता। वो इसी तरह उस पर टूट पड़ता है।
जिस वार को रोकते सार उसी पल बल में बेल्ज़ेबूब अपनी वाइब्रेशन के कारण निकोला टेस्ला को डैमेज देने में कामयाब होता है। निकोला टेस्ला जैसे अपने फ्लोटिंग स्टेप का इस्तेमाल करके अब पीछे जा नहीं लगता है कि उसका पैर एक चट्टान में अड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अब ये पूरा का पूरा ग्राउंड ऐसे ही पत्थरों से भरा पड़ा है। इसका ये मतलब है कि वो फ्लोटिंग स्टेप का आप इस्तेमाल नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को मजा आ रहा है और आप लोग चाहते हैं मेरी मेहनत बेकार ना जाए, इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो। अगर हाइप बटन दिख रहा है वो भी दबा दो। मैंने अपना पर्सनल इंस्टाग्राम उस्मान रैक्स और इस एनिमे चैनल का इंस्टाग्राम नीचे कमेंट में लिंक दिया होगा, तुम लोग जाकर मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, इससे मुझे वाकई में खुशी मिलती है। इस वजह से मैं वीडियोस पर वीडियोस लाता जा रहा हूँ। तो चलो यार, अपनी कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं। उसे एहसास होता कि ये बेल्ज़ेबूब ने जानबूझ के किया है। वो कहता भी है कि हाँ, मेरी टेक्नोलॉजी को थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। पर उधर ही हम देख पाते हैं बेल्ज़ेबूब के जिस्म से खून बहता चला जा रहा होता है। निकोला टेस्ला उसे वार्न भी करता है, अगर तुम इस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने जिस्म को वाइब्रेट करते रहोगे तो तुम्हारे जख्म अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। जहाँ पर अब निकोला टेस्ला को लग रहा था कि शायद से अब वो और वाइब्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो बेल्ज़ेबूब अपनी जान की परवाह किए उस पर वाइब्रेशन के तहत ही टूटने लगता है। ये कहते हुए कि अगर इसके कारण मैं जर्रा भी तुम्हारी जान लेने की करीब होता हूँ, मैं एक बार नहीं 100 बार इसका इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद वो उस पर वाइब्रेशन की बारिश कर देता है। निकोला टेस्ला उसकी एक एक वाइब्रेशन को तितली की तरह डॉज कर होता है। वहीं पर बेल्ज़ेबूब का खून बहता चला जा रहा होता है मेरे भाई लोगों। तो हाँ, इसी समय लिलिथ का टैटू अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है उसकी वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए। जहाँ पर वो लिलिथ से ज़हमत होकर कहता है, लिलिथ मैं वादा करता हूँ, प्लीज मैं अपनी जान लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे बस ये बैटल जीतना है, मेरे रास्ते में मत आओ। मैं अपनी जान को जाया करने के बजाय इस पर मैं अपनी जान लगा रहा हूँ सिर्फ इस बैटल को जीतने के लिए। इसके चलते ही लिलिथ के टैटू यहाँ पर अपना काम बंद कर देते हैं। एक बार फिर से बेल्ज़ेबूब अपनी वाइब्रेशन का इस्तेमाल कर पा रहा होता है। वो इतनी ज्यादा वाइब्रेशन फैला देता है कि दूसरी वाइब्रेशन तीसरी वाइब्रेशन के साथ जब लगती होती तो उससे एक नई वाइब्रेशन जन्म लेती होती। उसकी वाइब्रेशन पूरी ग्रेविटी जोन में फैल जाती है। इसका मतलब निकोला टेस्ला उसे डॉज ही नहीं कर सकता, तो वो यहाँ पर फौरन से अपनी डिफेंस में चला जाता है। पर बेल्ज़ेबूब के वार में इतनी ताकत होती है कि वो पूरी ग्रेविटी जोन को ही नष्ट कर देता है। उसका वार जो कि सीधा जाकर निकोला टेस्ला में बजा होता है। धूल मिट्टी जैसे तैसे हटती है, हम देख पाते हैं उसके कवच के हिस्से टूटने लगते हैं। उसने अच्छी खासी डैमेज ली होती है, इतनी बड़ी डैमेज कि इंसानियत अपनी उम्मीदों को ही खोने लगती है। अब जीतने के चांसेस 0 हो चुके होते हैं। सारे के सारे इंसान अपने सरों को पकड़ के बैठ जाते हैं। उनका मानना होता है कि इतने बड़े दर्द के कारण कोई भी नहीं लड़ पाएगा। जहाँ पर सभी इंसानियत के चेहरों पर नाउमीदी छा गई होती है, सिर्फ एक ही शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला होता है। उसे ऐसी सिचुएशन में भी मुस्कुराता देखकर सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं। वो कहता भी है कि तुम्हारी वजह से इंसानियत को वाइब्रेशन के बारे में काफी अच्छी समझ में आएगी। जहाँ पर उसका ध्यान इस बैटल को छोड़कर इंसानियत की ओर होता है कि इंसानियत इस बैटल से कैसे प्रोग्रेस कर सकती है। उसके चेहरे पर जर्रा भी नाउमीदी नहीं होती। इसे देखकर इंसान भी अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठते हैं। और दोस्तों, मैं तो कहूँगा आप लोग भी अपनी अपनी उम्मीदें लगा बैठो। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा, क्योंकि मैं भी अपनी उम्मीदें लगा बैठा। सारे साइंटिस्ट रियूनाइट होके यही कहते हैं कि चाहे दुनिया ही खत्म हो जाए, लेकिन निकोला टेस्ला कभी भी हार नहीं मानता। उसकी कोई एक बार फिर से पावर को जनरेट करने लगती है। निकोला टेस्ला फिर से बोलता, जब इंसानों पर क्राइसिस छा जाती है वो डरते नहीं है बल्कि वो इवॉल्व करते हैं। उसके इतने खतरनाक जुनून और जज्बे को देखकर, उसे यूं अपने शोलों से भड़कता हुआ देखकर उसका भाई भी उसकी दाद देते हुए कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था तुम बड़े होकर एक नाइस पर्सन बनोगे, तुम एक गजब इंसान खिलाओगे। पूरी अर्थ एक बार फिर से खुशी से पागल होती है और झूम उठती है। उनके जमानों पर, उनके दिमागों पर एक ही नाम छाया होता है और वो होता है निकोला टेस्ला।
हम देख पाते हैं जैक द रिपर की वल्गैरी तो यहाँ पर छलांगे लगा रही होती है। उसकी हिम्मत को देखकर उसने सिर्फ अपने एक ही सेंटेंस से पूरी इंसानियत की उम्मीदों को जगा दिया। लेकिन जैक द रिपर मेरा फेवरेट पर्सन कहता है हाँ जो भी, लेकिन उसे बेल्ज़ेबुब के डिफेंस का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखते देखते एक बार फिर से हम दोनों के बीच में एक जानलेवा क्लैश को देख पाते हैं। वो इसके बावजूद भी उसकी फोर्स फील्ड पे ना बाड़ी पड़ पाता। निकोला टेस्ला कहता है ठीक है फिर मैं अपनी पूरी की पूरी कोयल की एनर्जी इस शील्ड पे बरसा दूंगा। इसी तरह वो अपने पंच को मारता जाता कि यहाँ तक उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही होती है। मेरे भाई लोगों, हम देख पाते हैं उसकी पंचेस लाइटनिंग की स्पीड में बदल जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर अपनी टेस्ला कोयल की पावर को सेक्रीफाइस कर रहा होता है। उसकी स्पीड देखकर एरिना में मौजूद है, चाहे वो इंसान हो या फिर गॉड हो, कोई भी ऐसा ना होता जो ये देखकर हैरान ना हुआ हो। तो जरूरी सवाल तो ये उठता है किसका जुनून और जज्बा पहले टूटेगा, या फिर वो आइदर निकोला टेस्ला की कोयल होगी जो टूट जाएगी, या फिर दूसरी तरफ बेल्ज़ेबुब का डिफेंस। जो भी, ये बैटल हीट अप होता जाता है, गरमाइश पकड़ता चला जा रहा है। आदमस यहाँ पर कहता भी है जरा देखो तो सही, जल्द ही उसकी टेस्ला कोयल की पावर वहीं पर खत्म हो जाएगी, उसका जूस खत्म हो जाएगा। तो जूस कहता है यही सेम बात हम बेल्ज़ेबुब के बारे में भी कह सकते हैं। वो आखिर कितनी देर तक अपने जिस्म से वाइब्रेशन को अनलीश करता रहेगा, उसकी भी तो एक लिमिट है, उसकी भी तो एक हद है। आखिर कब तक इस घायल जिस्म के साथ वो वाइब्रेशन को निकालता जाएगा। एक वक्त उसका भी आएगा जहाँ पर उसका जूस भी खत्म हो जाएगा। चाहे भले ही वो लॉर्ड ऑफ द फ्लाई नाम है उसका, चाहे भले ही लोग उसे ज़िबब या बाल बुलाते हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं होता जिसके पास अनलिमिटेड ताकत हो। आदमस चिल्लाते हुए कहता कि बेल्ज़ेबुब अगर तू मरा तो मैं तुझे खुद आकर मार दूंगा। आई नो इस बात की कोई सेंस तो नहीं है, लेकिन वो ये क्या, दोनों के दोनों अपना पूरा पूरा दम लगा देते हैं, सर से लेकर पैर तक, और हर कोई अपनी अपनी फेवरेट साइड को चेयर कर रहा होता है। लोकी भी कहता मैंने सोचा नहीं था कि ये बैटल इतनी ज्यादा हीट पकड़ेगा। वाओ, मार डालो एक दूसरे को, चीर फाड़ दो एक दूसरे को, पर आखिर में बेल्ज़ेबुब को ही जीतना चाहिए। संतरों वाली बाजी भी ये कहने लगती है ये बैटल काफी ज्यादा खूबसूरत है, और हर एक बहते हुए पंच के साथ ये बैटल और भी खूबसूरत बन जाता है। हेमडाल भी अपनी अनाउंसमेंट करते हुए कहने लगता है कौन यहाँ पर पहले हार मानेगा। क्या यहाँ पर निकोला टेस्ला द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम का जज्बा टूटेगा, या फिर वो हेडिस का चहेता यहाँ पर हारेगा। पूरी की पूरी एरिना में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम शोलो को ही देख पा रहे होते हैं। साइंटिस्ट भी कहने लगते हैं जरा देखो तो सही, इस वक्त गॉड्स के खिलाफ जा रही है, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर और नजर से नजर मिलाकर, जहाँ पर एक का जज्बा अंदर से खोखला पड़ने लगता है। जो सबसे पहले अपनी लिमिट को हिट करता है वो कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला होता है। उसके मुंह से खून बहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि मैंने अच्छे तरीके से उसके कियास के वार को रोक लिया, पर असल में वो सब वक्ती था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स ने अंदर से डैमेज ले ली थी। बेल्ज़ेबुब अपने डिफेंस को एक लम्हे के लिए आगे बढ़ाता तो निकोला टेस्ला भी उसका स्वागत अपने पंच से करता, मगर बेल्ज़ेबुब को ज्यादा देर नहीं लगती निकोला टेस्ला के बराश को खत्म करने में। निकोला टेस्ला अपने पीठ के बल गिर होता है, बेल्ज़ेबुब उसका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निकोला टेस्ला अभी भी अपने वोल्टेज का इस्तेमाल करते हुए एक बिजली की स्पीड से फौरन से आगे बढ़ता है। तो इधर ही मजबूरन बेल्ज़ेबुब को अपने डिफेंस में शिफ्ट होना पड़ता है, जहाँ पर हमें लग रहा था कि बेल्ज़ेबुब एक बार फिर से बारी पड़ जाएगा कि निकोला टेस्ला एनी वक्त पर अपनी कोयल को सेक्रीफाइस करने लगता है। हाँ दोस्तों, वो टेलीपोर्टेशन का यूज करेगा, पर बेल्ज़ेबुब तो ऑलरेडी उसकी टेलीपोर्टेशन को टैकल करना जानता है। तो लेकिन मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ पर वो होता है जो कि भी किसी ने सोचा भी नहीं होता। निकोला टेस्ला अपने सब एक हाथ को काट के टेलीपोर्ट कर देता है, जो कि आज तक कभी भी किसी ने इतना दूर तक नहीं गया होता, सब एक बैटल को जीतने के लिए। हम देख पाते हैं बेल्ज़ेबुब के डिफेंस के पीछे अब उसका हाथ प्रकट होता है। ज़ूस भी परेशानी से कहने लगता है ये बड़वा तो जीतने के लिए कुछ भी करेगा। पीछे से उसका पंच आ रहा है तो आगे से निकोला टेस्ला अपना एक और वार बरसाता है, लेकिन यहाँ पर बेल्ज़ेबुब ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती है।
उसके पीछे से आने वाले अटैक के लिए अपने हाथ को भी सेक्रीफाइस कर देता है, और जो टेस्ला का फ्रंट अटैक होता है वो उसे एनी मौके पर डॉज करके अपना वार बरसाता है। हम देख पाते हैं बेल्ज़ेबुब का वार, उसकी वाइब्रेशन फौरन से उसके अंदर जाकर पेंट्रेट करते हुए पीछे से निकलती है। इसके दम पर उसकी लास्ट कॉल भी वहीं पर नष्ट हो जाती है। निकोला टेस्ला अपना सर पकड़ के कहता है, तुम तो मेरे से भी ज्यादा तेज दिमाग के निकले, अच्छी स्ट्रेटजी बनाई थी। मुझे तो लगा यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी सबसे बेहतर है, मैंने अपना सब लगा दिया, लेकिन तुम एक कदम मुझसे आगे रहे। बेल्ज़ेबुब बोलता है, नहीं, मैं तुमसे आगे नहीं था, बस मैं अपनी उम्मीदों से ही उम्मीद लगा बैठा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम पर पावर के दम पर भारी भी पड़ जाता फिर भी वो बैटल में ही हारता, क्योंकि तुम तो दिमाग से लड़ते हो, तुम कभी भी ऐसे बैटल से सेटिस्फाई नहीं होते, तो मुझे तुम पर दिमाग में भारी पड़ना था। तो आगे से निकोला टेस्ला कहता है, आई एम ऑनर्ड, मुझे फख्र हुआ। ये देखकर उसका भाई जोर से उसके नाम को पुकारता है। यूं ही दोनों के दोनों एक दूसरे पर अपनी पीठ करके यहाँ से जाने लगते हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि बेल्ज़ेबुब तो यहाँ से जा रहा है, लेकिन टेस्ला को तो नामो निशान यहाँ पर खत्म होने वाला है। वो मरने से पहले कहता है, इंसानियत अपने सरों को बुलंद करो, क्योंकि इस बैटल से हमने कुछ सीखा और हम आगे बढ़े। जब तक हम प्रोग्रेस करते रहेंगे इंसानियत कभी भी नहीं मिटेगी। हम देख पाते हैं उसका जिस्म जैसे जैसे नष्ट हो रहा होता है, सभी इंसानियत के आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर उसकी वल्कैरी भी सबसे फेयरवेल कहती है। गोल्ड की ये देखकर आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। टेस्ला आगे कहता, इंसानियत आगे की ओर बढ़ो, इंसानियत कभी भी नहीं हार मानती, इंसानियत कभी भी ना रुकना। उसके खत्म हो जाने के बाद इंसान इसे ऐसे ही सेलिब्रेट करने लगते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, क्योंकि जैसे कि उसने कहा कि इंसानियत आगे बढ़ती रहेगी। बेल्ज़ेबुब ने हेडीज के बदले को भी पूरा कर लिया होता है। वो जाते हुए कहता है, हेडीज तुमने एक बार फिर से मेरा इस्तेमाल किया। हाँ दोस्तों, हमें पता चलता है कि हेडीज ने यहाँ पर उसके स्कल ऑफ एपोमियस के अंदर लिमिट लगा दी थी, जिससे वो अपनी जान को ना नोच पाए। हाँ, बेल्ज़ेबुब अपनी जान को ना ले सके। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक लम्हा लेके आप सभी को एलिफेंट लाइट के बारे में बताना चाहूंगा। एक ऐसी गजब की सीरीज, एक ऐसी डार्क और ब्रूटल सीरीज जिसमें तुम लोगों को एक सैड ट्रेजिक पास्ट भी देखने को मिलेगा। ये सीरीज आपको अंदर से तोड़ देगी, इतनी ज्यादा डार्क और सैड है। इसमें बिल्कुल आप लोगों को जैक द रिपर या फिर किंग शी वांग की तरह का पास्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ फाइटिंग भी एकदम गजब है और बज़र्ग की तरह ये सीरीज डार्क है। तो मैं इसे एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूँ, आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक की हम 11 एपिसोड को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सिर्फ 4 एपिसोड ही बाकी है। इस वजह से मैं न्यू सीरीज को स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। दोस्तों, ये सीरीज आपको जर्रा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि उससे मैं एक्सप्लेन करूँ, उससे मैं अपने स्टाइल में ही नरेट करूंगा। आप लोग बोलते हो ना कि हमें तुम्हारी आवाज बहुत पसंद है, तो इसी सीरीज में मेरी ही आवाज होनी है ना। तो मैं जब भी एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप लोग उससे देखेंगे तो उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगी। एटलीस्ट दिन की 3 या 4 तो मिल ही जाएगी। तो चलो कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं। इवन के बाकी गॉड्स भी ये सब देखकर निकोला टेस्ला की दाद देने लगते हैं कि उसने इतने खतरनाक गॉड जिसे लोग बेल्ज़ेबुब बुलाते हैं उससे भी इतनी कड़कदार टक्कर दी। लेकिन दोस्तों, अगर फाइनल शब्दों में किसी की एक्सीलेंट तारीफ बनती है तो वो कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबुब ही है। इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी उसने पूरे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को मैक्सिमाइज किया और पूरे तरीके से एरिना में अपने कंट्रोल को जमा रखा था। जहाँ पर सारे गॉड इंसान के मरने की खुशियां मना रहे होते हैं, वहीं पर बेल्ज़ेबुब को अंदर से एहसास हुआ कि हाँ यार, उसे पूरी इंसानियत को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि निकोला टेस्ला से तो लड़ने की बजाय उसका ओपिनियन ही चेंज हो गया है। उसे मालूम पड़ा है कि गॉड्स हो या फिर इंसान हो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। दोस्तों, मैंने एक चीज नोटिस किया है, ये सीरीज हमें बेल्ज़ेबुब का ट्रू नेचर कुछ इस तरीके से बताने की कोशिश कर रही है कि बेल्ज़ेबुब, लूसीफर, सैमियर और अज़ाज़िल की मौत के बाद उन्हें कसूरवार ठहराता था कि वो लोग मेरे करीब
आए और मारेंगे, अब देखो मैं तकलीफ में हूँ। मगर जब लिलिथ उससे कन्फ्रंट करती है और उसे एहसास दिलवाती है लूसीफर की नेचर का, तो लिलिथ के मर जाने के बाद यहाँ पर बेल्ज़ेबुब लिलिथ को कसूरवार ठहराने लगा कि उसकी वजह से मुझे मौत नहीं आती। तो आखिर में हेडीज ने उसे कन्फर्ट करके उसे इस सब का मतलब बताया। तो यहाँ तक हेडीज की मौत के बाद भी लूसीफर फिर हेडीज को कसूरवार ठहराने लगा। यही ज़िबब का नेचर है, यही बाल और ज़िबब को मिलाकर बनता है, जिससे कहा जाता है ग्लटनी, एक ऐसी भूख जो कि कभी भी ना खत्म होती है। तो इसी वजह से मैं आप सभी को लेसन देना चाहूंगा, ये नेचर हम इंसानों का भी है। हम अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, बिल्कुल ज़िबब की तरह। लेकिन निकोला टेस्ला से लड़ने के बाद उसे असली प्राइड का मतलब पता चला। निकोला टेस्ला ने उसे चेंज कर दिया। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कभी भी अपने मसलों का कसूरवार किसी और को मत ठहराओ, बल्कि उसे फेस करो बहादुरी के साथ और आगे बढ़ो। निकोला टेस्ला की बात तो याद है ना, जब तक तुम प्रोग्रेस करते जाओगे तुम्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। चाहे भले ही तुम मारे भी जाओ, लेकिन अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ोगे तुम्हारे काम को लोग याद रखेंगे। तो हाँ यार, दूसरी तरफ गॉड्स की जान में भी जान आती है। पर यहाँ तक ज़ूस भी बताता है कि मैंने भी ये नहीं सोचा था निकोला टेस्ला अपने हाथ को ही सेक्रीफाइस कर देगा सब इस बैटल को जीतने के लिए। वो टेक्निक इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि किसी ने सोचा भी नहीं था इस बारे में। और यही चीज तो देखकर बाकी साइंटिस्ट की आंखों में आंसू भर आते हैं। गोल को भी दुख होता है जब वो अपनी सिस्टर गोंडल के लिए आंसू बहा रही होती है, तो बोनेल्डा वहां से चली जाती है। वो किसी को भी रोता हुआ खुद को नहीं दिखाती। जहाँ पर हम सारे फाइटर्स का डिस्प्ले देख पाते हैं, और वहाँ पर वो जाकर निकोला टेस्ला को भी शामिल कर देती है। इसके बाद वो आंसू को बहाने लगती है कि चाहे वो गॉड्स हो या फिर इंसान हो, सब के सब एक ही कड़कदार फाइटर्स थे जिन्होंने भी इसके लिए लड़ा। वो जब आंसू बहा रही होती है कि अचानक से वो यहाँ पर बुदा को पाती है। वो बोलता है, बेबी तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? बोनेल्डा गुस्सा हो जाती है कि पहले तुम हॉस्पिटल से भाग गए, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं देखा। वो पीछे मुड़ के जब दोबारा देखती है तो बुद्धा उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। हाँ, वो उसके करीब आकर कहने लगता है, मुझे तुम्हारे एक्स फियांसे सिगफ्रीड के बारे में सब कुछ पता है। सिगफ्रीड का नाम सुनते सारे बोनेल्डा का गुस्सा उस पर भारी पड़ने लगता है। दोस्तों, ये वही सिगफ्रीड की बात कर रहा है जिसके बारे में एक वक्त में बुद्धा में कहा था कि वो पूरी रैग्नारोक को अंदर से खोखला करने का दम रखता है। बुद्धा यहाँ पर आगे कहता है, मुझे तो लगता है कि तुमने रैग्नारोक सिर्फ इसलिए ही शुरू किया है ताकि तुम सिगफ्रीड को बचा सको। बोनेल्डा अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती है, सिगफ्रीड ना, तुम्हें आखिर ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरा एक्स है? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं हूँ यार। ये सुनते सारी बुद्धा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब बात सिगफ्रीड की चल रही होती है। दोस्तों, कहानी हेलहाइम के सबसे डार्केस्ट प्रिजन पे जाती है। इसका नाम होता है टार्टरस। इस प्रिजन में खतरनाक लोगों की भी गीली हो जाती है। वहीं पर हम सिगफ्रीड को बंधा हुआ देख पाते हैं, जहाँ पर वो दो एंजल्स को बातें करता हुआ देखता है कि हमारा बॉस हेडीज मारा गया है, इसके बाद बेल्ज़ेबुब लड़ा है, और फाइनली उसकी जीत के बाद एक बार फिर से गॉड और ह्यूमन ड्रा पे पहुंच चुके हैं। ये सुनते सारे वो काफी क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि रैग्नारोक को करवाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड बोनेल्डा है। वो जब उस एंजल से बात करने की कोशिश करता है, उन एंजल्स की गीली हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। कहानी ज़ूस, हर्मीस और एरीज पर जाती है, जहाँ पर हम उन्हें वल्हला की खूबसूरत गलियों में से गुजरता हुआ देख पाते हैं, और वो यहाँ पर सन गॉड से मिलने आए होते हैं। पर एरीज को वो पसंद नहीं होता, क्योंकि वो काफी ज्यादा घमंडी होता है। उसका मानना होता है कि वो सबसे बेटर गॉड है। पर जब वो उसके पास जैसे तैसे करके पहुंचते हैं, वो उसे पूल में आराम करता हुआ देख पाते हैं लेडीज के साथ। वो कहते हैं ना कि जन्नत में 70 हूरें मिलेगी। मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा ही चल रहा है। हाँ, उसका नाम अपोलो होता है, 12 ओलंपियन गॉड में से एक। वो यहाँ पर सबसे ज्यादा एरीज को देखकर खुश होता है। वो इसी तरह उठ के जैसे उसे अप्रोच करने लगता है, एरीज अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि भाई अपने छोटे से उजाड़ को कवर करो। पर उल्टा वो एरीज के काफी ज्यादा करीब आकर उसे पकड़ते हुए कहने लगता है, वाह क्या जिस्म है तुम्हारा। तो यहाँ पर एरीज गिन खाते हुए कहता है, प्लीज अपनी चीज को मुझसे मत रगड़ो।
यहाँ पर जूस से बताता है कि अगला फाइटर जो लड़ेगा वो तुम होगे। वो बताता है कि हमने पोसाइडन को खो दिया, यहाँ तक हरकुलिस को भी खो दिया, हेडिस भी मारा गया। ये सुनकर अपोलो कहता ओशन मैन मारा गया और हमारा चैंपियन हरकुलिस भी मारा गया, और यकीन नहीं आता कि यहाँ तक हेडिस भी चला गया। इसके बाद वो थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से कहता है उनकी मौत कितनी ही खूबसूरत होगी, काश कि मैं वहां पर अपनी आंखों से देख पाता। एरिस को गुस्सा आने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने उनके बारे में ये कहा कि उनकी मौत को तुम्हें अपनी आंखों से देखना है। क्या तुम्हें उनकी मौत को लेकर जरा भी दुख नहीं है? अपोलो कहता इसमें दुख की क्या बात है, उन्होंने अपनी पूरी जी जान से लड़ा, पूरा पैशन के साथ लड़ा, वो नजारा एकदम देखने लायक होगा। वो मान जाता है कि अगली फाइट सन ऑफ गॉड ही लड़ेगा, मतलब कि वो खुद। वहीं पर बुनिल्डा भी अपने अगले फाइटर्स के पास जाने लगती है, जहाँ पर हम स्पार्टन्स को देख पाते हैं। बुनिल्डा बताती है कि मौत के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमर तोड़ ट्रेनिंग को ना रोका, मौत भी उन्हें अपना वर्कआउट करने से ना रोक पाए। उनका जो किंग होता है वो इंसानियत का सबसे बड़ा बगावती होता है। उनका किंग का नाम होता है किंग लियोनिडास। पर लियोनिडास फौरन से यहाँ पर लड़ने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि रैग्नारोक का 9 बैटल उसे नहीं लड़ना, अगर तुम चाहो तो उसे रैग्नारोक का सबसे लास्ट बैटल दे सकती हो। तो बुनिल्डा यहाँ पर थोड़ा नाटक जताते हुए कहती है मुझे काफी बुरा लगा, क्योंकि मुझे तो लगा कोई भी इतना ताकतवर नहीं अब इंसानियत के बीच में जो कि इस सन गॉड के खिलाफ लड़ सकता है। मुझे तो लगा कि तुम्हें अपोलो को खत्म करने में अपने हाथों से काफी मजा आएगा। ये कहकर बुनिल्डा यहाँ से जाने लगती है, पर अपोलो द सन गॉड का नाम सुनते सारे उसका दिमाग गुस्से से पागल होने लगता है। वेल दोस्तों, जो अब आने वाली फाइट है ना, वो आप काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, और हमें स्पार्टन का पास्ट भी दिखाया जाएगा कि आखिर इसकी अपोलो से क्या जाती दुश्मनी है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है।